गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम अपना 4th सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप आप लोग सब अपने अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज से 4th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 4th सेमेस्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसका जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आपने टाइम टेबल देखा हो तो उस पर सब्जेक्ट के नाम आपने देख लिए होंगे। एक सब्जेक्ट अपना लगेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और ये आपको मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। इसका हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका ये कॉर्पोरेट लॉ का लगने वाला है। कॉर्पोरेट लॉ, इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी मैं आपको मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो आप वीके पब्लिकेशन की बुक जो है वो ले सकते हो, ठीक है। वीके पब्लिकेशन की बुक आपकी चल जाएगी। कॉर्पोरेट लॉ की भी आई थिंक आपकी वीके पब्लिकेशन की बुक चल जाएगी। लेकिन मैं जो इसके अंदर कराऊंगी आपको, वो मेरे पास एक अच्छी बुक है मार्केटिंग की। मैं उसमें से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर करा लूँगी। आप वीके पब्लिकेशन की बुक है उसको रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जो बुक आपको एक आर्या पब्लिकेशन की बुक है, एपीसी पब्लिकेशन, ठीक है। एपीसी पब्लिकेशन की बुक है, एससी शर्मा और आरसी जैन इसकी बुक है स्टैटिस्टिक्स की। वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका लगेगा ये बैंकिंग एंड बैंकिंग लॉ। ये आप वीके पब्लिकेशन वाली बुक ले सकते हैं। बैंकिंग लॉ के बाद बिजनेस एथिक्स, ये भी आई थिंक आप वीके पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा ये कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थ्रू सॉफ्टवेयर है। ये आपका जो अकाउंटिंग वाला जो कंप्यूटर का टैली वाला जो आपको याद होगा सब्जेक्ट लगा था प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल। इंटरनल असेसमेंट भी 50 नंबर के, प्रैक्टिकल 50 के आएंगे। सो ये तो आपका थ्रू सॉफ्टवेयर करवाने का है। और इसकी बुक मेरे पास मतलब यहाँ जो रिकमेंडेड है वो तो यहाँ दे रखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसके बारे में मुझे इतना क्लियर नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के ऊपर है ये, तो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर आपको सिखाने का है। अगर हो सका मेरे से तो मैं आपको ज़रूर इसके जो है लेक्चर या किसी भी तरीके से आपको ढूंढ के दूंगी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपकी कॉमर्स की मैं एक ही टीचर हूँ, तो जितना हो सकेगा मैं आपको करके दूंगी। बिजनेस एथिक्स तो बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है, आप वैसे भी खुद भी कर सकते हो। बैंकिंग एंड बैंकिंग लॉ, मार्केटिंग तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट में भी अगर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जितना हो सकेगा उतना करवा के दूंगी। स्टैटिस्टिक्स का भी मैं आपको थोड़ा बहुत करवा दूंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको ऐसे ही नहीं बिल्कुल मतलब खुद आपके ऊपर ही वो नहीं करना चाहिए कि आप ही करो इसको। तो जो प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट ये मैं आपका डेफिनेटली, लेकिन इसके शायद रेगुलर लेक्चर ना आ पाए क्योंकि मुझे और भी क्लासेस के बनाने होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का मैं आपको करवा दूंगी। इसकी कोई प्रॉब्लम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हालांकि इसके थोड़े रेगुलर लेक्चर नहीं आ पाएंगे। एक ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये भी मैं आपको करा दूंगी। और कॉर्पोरेट लॉ देखते हैं, ये भी बीच बीच में अगर कुछ समझ में ना आए आपको, एक बार आप इसकी बुक ले आइए तो आप मेरे से इसमें से पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सारे सब्जेक्ट्स करवाए नहीं जा सकते एक टीचर के थ्रू, लेकिन जितना हो सकेगा एटलीस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैं आपके कवर करवा दूंगी। सो हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपकी जो चैप्टर्स है, आपकी जो सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट में आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, और इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का आपका चैप्टर है, ये हमें करना है। और इसके अंदर बिल्कुल जो प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा वो सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है। सेकंड यूनिट में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, जिसमें होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स हम देखेंगे, इसमें भी सिंपल प्रॉब्लम करनी है हमें। इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग है, और लिक्विडेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे तो ये दो चैप्टर, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग, और ये रिपोर्टिंग वाला रिपोर्टिंग नहीं, लिक्विडेशन, इन चैप्टर्स में प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी से बता दूं, लिक्विडेशन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, होल्डिंग कंपनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये स्टैंडर्ड जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिलेबस वो सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं, होल्डिंग कंपनी अकाउंट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में होल्डिंग कंपनी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। प्रैक्टिकल जो इसमें आपके रहेंगे उसमें हमें सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। वैसे तो बहुत सारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है, पर हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। उसमें भी सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम जो हमारी बुक्स में है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम ही दे रखी है, तो वही लेके चलेंगे हम। और आज से अपना सिलेबस जो है हम स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर या तो आज या कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली, और स्टैटिस्टिक्स का भी बीच बीच में मैं आपका लेक्चर डालती रहूँगी। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 10 है अपना होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका इसमें दिया हुआ था सिलेबस में, अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के बारे में बोल रखा था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या है, और इसके अलावा जो आज का लेक्चर है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देखेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में इन्हीं टर्म्स का यूज़ किया गया है, इन्हीं को निकालना है। ठीक है, तो इनका हमें पहले बेसिस अपना क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम कल से अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ साथ जो भी नया आता जाएगा वो करते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, आपको पता है कि अकाउंटिंग में हमें जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है, एक प्रेजेंटेशन होती है स्टेटमेंट्स की, कैसे आपको अकाउंट बनाने हैं, कौन सी आइटम्स को आपको कैसे डील करना है, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपके स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारे रूल्स, नियम कायदे वगैरह दिए होते हैं। तो जो हमारी होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स है उसमें जितनी भी डेफिनेशंस है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, कैसे इसके अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, आपको किस आइटम को कहाँ लिखना है, क्यों लिखना है, ये सारी चीज़ें आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अंदर डिफाइन कर रखी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बोलता है कि ये जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो आपने इसका नाम सुना होगा, CA वगैरह वो यहीं से सर्टिफाइड होते हैं, इसने इसको इशू किया है। और ये आपका कब से लागू हो रहा है, ये आपका 1 अप्रैल 2001 से लागू हो रहा है। एन एंटरप्राइज दैट प्रेजेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगी, उसे उन्हें बनाना और प्रेजेंट करना जिस नियम के तहत करना है वो होना चाहिए आपका इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इसमें जो बोल रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाओगे और उसको प्रेजेंट करोगे। और ये स्टैंडर्ड साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि ये पेरेंट विच प्रेजेंट्स, जो भी पेरेंट कंपनी होती है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करती है, ठीक है, वो अपनी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी, साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी। अब ये तो हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता क्या है। अब यहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड पढ़े हैं, हमने कुछ शब्द पढ़े हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेरेंट, ठीक है, क्या मतलब है इनका, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग जानना कि ये चीज़ें होती क्या हैं। देखो, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जब आप दो चीज़ों को एक साथ मिला देते हो, कंसोलिडेट कर देते हो। ठीक है, कंपनियों के मैटर में कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब दो कंपनी आपस में मिल जाती है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन कई तरीके की हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, वो एक छोटी कंपनी को अक्वायर कर लेती है मतलब उसे अपने अंदर मिला लेती है। मिलाने के बाद क्या होता है, ये ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ए ने बी को अक्वायर कर लिया, कंपनी ए ही है लेकिन अब वो बड़ी हो गई, उसने बी को अपने अंदर समा लिया। ठीक है, एक ऐसे होता है कि ये बड़ी कंपनी है, इसने छोटी कंपनी को के साथ कंसोलिडेशन हुआ है, इसने इसको अक्वायर किया है, इसने इसको खरीदा है, लेकिन ये आपस में मिलकर मतलब इसने इसको अपने अंदर नहीं मिलाया। ये अभी भी ए कंपनी है और ये अभी भी बी कंपनी है। ए कंपनी भी काम करती है, बी कंपनी भी काम करती है, दोनों का अस्तित्व है, लेकिन ये कंपनी बन जाती है होल्डिंग और ये कंपनी बन जाती है सब्सिडियरी।
इस कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया, लेकिन अभी भी दोनों कंपनियों का अलग से अस्तित्व है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये जो होल्डिंग कंपनी वाला जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये इस चीज के अंदर आता है। होल्डिंग कंपनी होती है कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है। ठीक है, इसको हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। इसको मैं आपको एक तरह से ऐसे बता सकती हूँ कि जो होल्डिंग कंपनी होती है ये अधिकार वाली कंपनी होती है, जिसके पास पूरे राइट है, क्योंकि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा है। और जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो एक तरह से सहायक कंपनी बन जाती है। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मेरी कंपनी का नाम है ABCD लिमिटेड। ठीक है, एक छोटी कंपनी है, मुझे ना अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मेरे पास कई सारे तरीके हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या कर सकती हूँ, मैं किसी छोटी कंपनी को खरीद के अपनी कंपनी में मिला लूँ। जैसे मान लीजिए कोई B लिमिटेड है। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है A लिमिटेड और एक B लिमिटेड कंपनी है। B लिमिटेड कंपनी छोटी कंपनी है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। B लिमिटेड के पास भी कुछ कस्टमर है अपने, B लिमिटेड के पास एसेट्स हैं। ठीक है, तो मुझे अगर अपनी कंपनी को बड़ा करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, B लिमिटेड कंपनी को अपने अंदर मिला लिया। अब B लिमिटेड खत्म हो गई, इसका नाम भी बन गया A लिमिटेड, क्योंकि ये मेरी कंपनी में मिल गई, ये मेरी कंपनी है अब। ठीक है, एक मैं क्या कर सकती हूँ, A लिमिटेड मेरी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है B लिमिटेड, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है, मुझे उसके कस्टमर चाहिए, मुझे उसके एसेट चाहिए, सब चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने इसको अक्वायर कर लिया, लेकिन हमारे बीच का जो रिश्ता मैंने रखा वो रखा होल्डिंग और सब्सिडरी का। मतलब मैं इस कंपनी की मालिक हूँ। ठीक है, मैंने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने इस कंपनी की एसेट खरीद ली, मैंने इस कंपनी की लाइबिलिटीज खरीद ली, सब खरीद लिया, लेकिन नाम मैंने इसका जो है नाम B लिमिटेड ही रहेगा, काम वो करेगी, लेकिन उसकी मालिक मैं हूं। इसको हम बोलते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता। ठीक है, तो जिस कंपनी ने खरीदा है वो है होल्डिंग कंपनी, या हम उसको पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। और जो कंपनी खरीदी गई है, जो कंट्रोल की जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे डिसीजंस कौन लेगा, अब A लिमिटेड लेगी। इसमें क्या बनेगा, क्या बिकेगा, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेगा, किसको आप नौकरी दोगे, किसको नहीं दोगे, सारे डिसीजन सब ये कंपनी लेगी, क्योंकि इसने इस कंपनी को खरीद लिया है। लेकिन जिस कंपनी को खरीदा गया है उसका अस्तित्व अभी भी बरकरार है, उसका नाम अभी भी बरकरार है, सिर्फ क्या हुआ, मालिक बदल गया। ठीक है, तो ये होता है आपका होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। सो सब्सिडरी कंपनी की यहाँ पे मीनिंग दे रखा है आपको, एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अदर एंटरप्राइज। कौन सी अदर एंटरप्राइज, होल्डिंग कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो किसी दूसरी एंटरप्राइज के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसे हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक टर्म ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट कंपनी और उसके अंडर जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है वो सब, उनको जब हम इकट्ठा एक करके देखते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, पेरेंट कंपनी जो होती है, होल्डिंग कंपनी जो होती है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी एक ही होती है, लेकिन एक कंपनी कितनी ही कंपनीज को सब्सिडरी बना सकती है। अगर मेरी कंपनी बहुत बड़ी है तो हो सकता है मैं 5 जो दूसरी कंपनीज जो पहले से ही काम कर रही हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, मैंने 5 उनको खरीद लिया। ठीक है, उनका जो है शेयर खरीद लिए, एसेट्स खरीद लिए, सब खरीद लिया, तो मेरी कितनी भी सब्सिडरी हो सकती हैं। तो होल्डिंग कंपनी एक ही रहती है, लेकिन उसकी सब्सिडरी कितनी हो सकती है, और इन सभी को मिला के हम कहते हैं ग्रुप। अब हालांकि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी वाले रिश्ते में क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी भी चलती रहती है, जैसे A लिमिटेड, और सब्सिडरी कंपनी भी चलती रहती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों कंपनियों का अस्तित्व अलग अलग नहीं होता, ये एक ही कंपनी समझी जाती हैं। इनका आपस का रिश्ता होल्डिंग और सब्सिडरी का है, लेकिन इन्हें एक ही समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेने वाले सारे डिसीजन, जो भी काम होगा वो डिसीजन होल्डिंग कंपनी लेगी। तो ये एक ही कंपनी है, बस ये एक तरह से इस कंपनी का एक एक्सटेंडेड पार्ट बन जाता है। ठीक है, जो इस कंपनी के अंडर काम कर रही है, ठीक है, लेकिन अपना अस्तित्व बनाए हुए कर रही है, लेकिन ये है सारा एक ही ग्रुप। ठीक है, तो जैसे ये मैंने जो डायग्राम बनाया इसको इस तरीके से दे सकते हो, ये बड़ा गोला ये A लिमिटेड है, ठीक है, और ये B लिमिटेड इसकी एक सब्सिडरी, C लिमिटेड इसकी एक सब्सिडरी, D लिमिटेड इसकी एक सब्सिडरी है। ठीक है, ये सारी कंपनियां हैं मिला मुलू के A लिमिटेड ही, लेकिन
इनका अपना भी अस्तित्व भी बना हुआ है और ये अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। हालांकि इनके सारे डिसीजन ले रहा है ए लिमिटेड, क्योंकि ये मालिक है, ठीक है। तो एक तरह से अपने मालिक के लिए काम कर रही है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। ओके, पेरेंट कंपनी समझ में आया, वो कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी जो किसी कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ग्रुप इन दोनों को मिला के या इन सभी को मिला के, जितनी भी एक होल्डिंग और उसकी जितनी भी सब्सिडरी है उन सबको जब हम मिला देते हैं वो बन जाता है ग्रुप। अब आते हैं कंट्रोल के ऊपर कि कंट्रोल, मैंने कहा ना वो पेरेंट कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है और सब्सिडरी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ये कंट्रोल का मतलब क्या है, किसे हम कंट्रोल कह रहे हैं? कंट्रोल का मतलब है कि जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी सब्सिडरी के जितनी भी उसकी शेयर कैपिटल है, जितने भी उसके वोटिंग पावर है, उसका 50% या उससे ज़्यादा कोई कंपनी खरीद लेती है, तो एक तरह से वो उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जैसे ए लिमिटेड है और एक छोटी कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 50% या इससे ज़्यादा शेयर अगर खरीद लेती है तो ये होल्डिंग कंपनी बन जाती है और ये सब्सिडियरी, ठीक है। अगर ये इसे अपने अंदर वो मर्ज नहीं करना चाहती है तो, क्योंकि जो कंसोलिडेशन होती है इसके कई सारे प्रकार होते हैं। अमालगमेशन भी होता है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो दूसरी कंपनी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे मैंने ऊपर आपको यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर उसे आप किसी कंपनी को अक्वायर करते हो और आप होल्डिंग और सब्सिडरी वाला रिश्ता बना के रखना चाहते हो, ये तब लागू होता है, ठीक है, कि आपने उसको 50% शेयर खरीदे हैं और आप उसे अपनी सब्सिडरी के तौर पे रखना चाहते हो, तो ये आपकी सब्सिडरी बन जाती है। तो ये भी काम करती रहेगी, लेकिन अब ये आपके अंडर काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स, और शेयर्स का मतलब होता है वोटिंग पावर, क्योंकि आपको पता है जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ही वोटिंग पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ वोटिंग पावर / इक्विटी शेयर का मतलब है शेयर्स मतलब वोटिंग पावर। सो आपने शेयर खरीद लिए उस कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा, तो आप 50% से ज़्यादा, तो आप उसके बन गए होल्डिंग कंपनी, ठीक है। आप उसके मालिक बन गए, बेसिकली आप शेयर होल्डर बन गए, तो शेयर होल्डर तो मालिक ही होता है। दूसरी चीज़ कंट्रोल का मतलब है जब आपने दूसरी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी कंपोजिशन को, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लिया कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, ठीक है। जब आपने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो आपने दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर लिया। अब ए लिमिटेड मेरी कंपनी है, मैंने बी लिमिटेड के मान लीजिए 100% शेयर खरीद लिए, ठीक है। 100% शेयर खरीदने का मतलब क्या है कि मैं या ए लिमिटेड कंपनी इसकी शेयर होल्डर बन गई, 100% शेयर्स की शेयर होल्डर बन गई, यानी पूरी तरीके से ओनर बन गई। तो वोटिंग राइट किसके पास है? ए लिमिटेड के पास, ठीक है। ये मालिक है, तो बी लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो सारे नियम कानून बनाते हैं कि इस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पॉलिसी रहेगी, फ्यूचर में क्या करना है, प्रोडक्शन कितना होगा, मतलब इस तरीके की जितनी भी पॉलिसी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। अगर मैं इसकी ओनर हूँ, मेरे पास सारे वोटिंग राइट है, तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सिलेक्ट करेगा, कौन चुनेगा? मैं ही चुनूंगी, सीधी सी बात है। तो जब आप किसी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसकी गवर्निंग बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हो, उसकी कंपोजिशन को, तो भी आपके पास उस कंपनी का पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल के अंदर एक थर्ड पॉइंट भी है जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड है। क्या रूल है ये कि अगर मान लीजिए आप एक होल्डिंग कंपनी है और आपने किसी कंपनी को आप अक्वायर कर रखा है और वो आपकी सब्सिडरी है, अगर उस सब्सिडरी कंपनी ने भी किसी तीसरी कंपनी को अक्वायर कर रखा है तो आप उस तीसरी कंपनी की भी होल्डिंग कंपनी बन जाते हो। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 2002 में बी लिमिटेड, ठीक है, इसने एक छोटी कंपनी सी लिमिटेड को अक्वायर किया था और इसे अपना सब्सिडरी बनाया था, ठीक है। तो 2002 में बी लिमिटेड थी होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी थी सी लिमिटेड। 2010 में एक और बड़ी कंपनी आई ए लिमिटेड,
इसने बी लिमिटेड को अक्वायर कर लिया, यानी अब ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड इसकी सब्सिडियरी है। ठीक है, इससे होगा क्या, रिश्ता बदल जाएगा। अब ये जो बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी थी इसे भूल जाओ, बी लिमिटेड की जो सब्सिडरी थी अब वो भी ए लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई, क्योंकि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया जिसने सी को खरीदा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को या उसकी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को खरीदा नहीं है, ठीक है, ए ने तो बी को खरीदा है, लेकिन सी का कंट्रोल भी ए के पास चला गया इनडायरेक्टली, क्योंकि सी का कंट्रोल पहले बी के पास था और अब बी को ए ने खरीद लिया। ए अगर बी को कंट्रोल कर रही है तो सी को भी अब यही कंट्रोल करेगी, क्योंकि सी बी की सब्सिडरी थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी कंट्रोल जो है होल्डिंग कंपनी के पास जा सकता है किसी कंपनी का। ये तो हो गया कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है। अब हम एक बार थोड़ा सा ऊपर आते हैं, वापस आते हैं। हमने सब्सिडरी कंपनी पढ़ा, ठीक है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ही तरह की नहीं होती है सब्सिडरी कंपनी। क्योंकि देखो इसके नियम में हमने क्या पढ़ा था, मोर देन 50% शेयर जिसके पास हो। क्या किसी होल्डिंग कंपनी में, दो होल्डिंग कंपनी में डिफरेंस है जिसके एक के पास 60% शेयर है सब्सिडरी कंपनी के, एक के पास 100% शेयर है सब्सिडरी कंपनी के? क्या इन दोनों में फ़र्क है? क्या इन दोनों सब्सिडरी कंपनी में फ़र्क है? ठीक है, कि एक सब्सिडरी कंपनी के 60% शेयर किसी कंपनी ने खरीद रखे हैं और एक सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर किसी ने खरीद रखे हैं। क्या इन दोनों सब्सिडरी कंपनी में कोई फ़र्क है या दोनों बिल्कुल सेम है? दोनों में फ़र्क है। ठीक है, फ़र्क कैसे है? जिस कंपनी के 60% शेयर किसी दूसरी कंपनी ने खरीद रखे हैं, जो उसकी होल्डिंग कंपनी बन गई, उसे हम कहते हैं पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, पार्शली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसी कंपनी के, यानी 50% से ज़्यादा लेकिन 100% से कम किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिए। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी वो कंपनी होती है जिसके 100% शेयर होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिए। मान लो बी लिमिटेड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बी लिमिटेड के 5000 शेयर्स है एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, और ये मेरी कंपनी है ए लिमिटेड। अब बी लिमिटेड के 5000 शेयर है, ठीक है, मान लो इसके 10 शेयर होल्डर है, 10 मालिक है, 10 शेयर होल्डर है, हर एक के पास 500 शेयर है। अब मुझे अगर बी लिमिटेड को अक्वायर करना है, बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदने, तो मुझे 10 अलग अलग शेयर होल्डर से बात करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 शेयर होल्डर मुझे अपना शेयर बेचने के लिए राजी हो जाए, कि हो सकता है अभी इनके शेयर की कीमत मान लो इनको 100 रुपये मिल रही हो बाजार में और मैं इनको कहूँ कि मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगी एक शेयर का। ठीक है, तो हो सकता है 10 के 10 शेयर होल्डर जो है मुझे अपने शेयर्स बेचने में मान जाए। अगर 10 के 10 शेयर होल्डर मुझे अपने शेयर बेचने के लिए मान जाते हैं, यानी पूरे के पूरे 5000 शेयर मेरे पास आ गए, यानी पूरी 100% शेयर होल्डिंग मेरी हो गई, तो मैं क्या बन गई? पूरी 100% की मालिक। इस केस में बी लिमिटेड हो गई होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब पूरी तरह से खरीदी गई या ओन की गई सब्सिडरी, या वो सब्सिडरी जिसका पूरा मालिकाना हक होल्डिंग कंपनी के पास चला गया। अब एक और मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जब भी मैं होल्डिंग कंपनी बोल रही हूँ तो कोई भी कंपनी पहले से होल्डिंग कंपनी नहीं होती। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेती है, दूसरी कंपनी को परचेज करती है और उसे अपना सब्सिडरी बनाती है, तब वो होल्डिंग कंपनी बनती है। ठीक है, तो बी लिमिटेड को अपना सब्सिडरी बनाने से पहले ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी नहीं थी। जब इसने इसको खरीदा तब ये होल्डिंग कंपनी बनी। ठीक है, तो अब ये 100% वाली क्लियर हो गई। मान लो दूसरा केस, 10 शेयर होल्डर है, मैंने 10 के 10 से बात करी, इन 10 में से 8 शेयर होल्डर मान गए, 8 शेयर होल्डर मुझे अपने शेयर बेचने के लिए मान गए, लेकिन 2 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो अगर 10 शेयर होल्डर्स के पास 500 शेयर थे और 8 मान गए,
कि वो मुझे अपने शेयर बेचेंगे, ठीक है। तो यानी मेरे पास 4000 शेयर आ गए, लेकिन 2 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपने शेयर देने से मना कर दिया, यानी 1000 शेयर मेरे पास नहीं आए, ठीक है। तो 4000 शेयर की तो मैं मालकिन बन गई, मेजोरिटी शेयर मेरे पास है। जिसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होती है, जिसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होती है ऑब्वियस सी बात है सारे डिसीजन उसी के हिसाब से होंगे, ठीक है। लेकिन 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 1000 शेयर थे जिन्होंने मुझे बेचने से मना कर दिया। इनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये जो जिन्होंने बेचने से मना कर दिया इसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। माइनॉरिटी इसलिए क्योंकि इनकी संख्या कम है, और शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली बात है इनके पास शेयर है तो ये शेयर होल्डर है, ठीक है। इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी के नज़रिए से ये आउटसाइडर है, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी में कभी काम नहीं किया इन्होंने, ना ही ये होल्डिंग कंपनी से थे, ये तो दूसरी कंपनी से ही थे। तो होल्डिंग कंपनी के लिए क्या है? आउटसाइडर, बाहरी लोग, ठीक है। कि जिस कंपनी को होल्डिंग कंपनी ने खरीदा, जिसके 4000 शेयर खरीदे, इसके 1000 शेयर दूसरे बाहर लोगों के पास है, जो बी लिमिटेड के ही शेयर होल्डर से पहले से, लेकिन ए के लिए वो बाहरी लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वो ए में कभी काम नहीं करते थे। तो इनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्टली। अच्छा, ये जो कंपनी है जिसके हम पूरे 100% शेयर नहीं खरीद पाए, सिर्फ 4000 शेयर ही खरीद पाए, ठीक है, इस सब्सिडरी को हम बोलेंगे पार्टली ओन्ड। पार्टली ओन्ड मतलब ऐसी सब्सिडरी जिसका मालिकाना हक पूरी तरीके से नहीं बल्कि कुछ कम पार्शली ही गया है होल्डिंग कंपनी के पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका होली ओन्ड सब्सिडरी और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी। आगे बढ़ते हम। अब देखो, होली ओन्ड सब्सिडरी है और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है, दोनों ने कुछ ना कुछ खरीदा है, ठीक है। उसने 100% शेयर खरीदे, उसने कम खरीदे, 100 से कम, 90, 95, 80, 70 कितने भी हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा, लेकिन 100 से कम, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा भी, तो फ्री फंड में तो आप किसी के शेयर खरीदोगे नहीं। अगर आपने किसी कंपनी को खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है अपने फ़ायदे के लिए खरीदा है, या तो उसकी जो भी वो कंपनी अब काम करेगी, आप जो भी सब्सिडरी कंपनी काम करती है उसकी जो भी वो प्रॉफिट कमाती है सारे होल्डिंग कंपनी के होते हैं, उसी के अंदर जुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो होल्डिंग कंपनी ही कमा रही है, ठीक है। तो अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर भी कर लिया, ठीक है, और ये इसकी सब्सिडरी भी है, तो भी ग्रुप बोला था ना मैंने, इनको एक ही कंपनी माना जाता है। अगर बी लिमिटेड प्रॉफिट कमाएगी कुछ भी तो ये ए लिमिटेड का प्रॉफिट है, ठीक है, बी लिमिटेड का नहीं है, क्योंकि ए ने इसको खरीद रखा है, ठीक है। हालांकि ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी बन गई, लेकिन सब्सिडरी कंपनी कुछ भी कमाती है होल्डिंग कंपनी का होता है वो, ठीक है। अब इक्विटी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इक्विटी क्या होती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, जब आपकी पार्टली ओन्ड सब्सिडरी होती है, ठीक है। अब इनका मतलब बता देती हूँ मैं। इक्विटी का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स में जो भी हिस्सा होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है, लाइबिलिटीज़ को घटा देने के बाद उसे हम बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स में लाइबिलिटी को हटा देने के बाद जो भी हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं इक्विटी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है, माइनॉरिटी वर्ड आपको अगर याद हो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, एग्जैक्ट वही है ये, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हुई थी ना, ये है उस उन शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो होल्डिंग कंपनी से थे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ए लिमिटेड मेरी कंपनी है, ठीक है, पूरी की पूरी मान लीजिए, और कोई नहीं है, सिर्फ मेरी कंपनी है ये, मैं इसकी इकलौती शेयर होल्डर हूँ। बी लिमिटेड में मैंने आपको बताया 10 शेयर होल्डर थे, 8 ने मेरे को शेयर बेच दिए, 2 शेयर होल्डर और हैं, राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम। इसके पास 500 शेयर है, इसके पास 500 शेयर है, मेरे पास बी लिमिटेड के 4000। तो ओनर तो एक तरह से मैं हूं, मेरे पास ज़्यादा वोटिंग राइट है, ठीक है, सारे डिसीजन मेरे को लेने हैं। लेकिन
बी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स में मेरा जो इंटरेस्ट है उसे हम कहेंगे इक्विटी, और इसी कंपनी की एसेट्स में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर यानी राम का जितना हिस्सा है और श्याम का जितना हिस्सा है, क्योंकि ये अभी भी उसके मालिक है, थोड़ा सा हिस्सा अभी भी इनके पास है, 500 शेयर। तो बी लिमिटेड की एसेट्स पे इनका भी हक है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे से थोड़ा कम है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा शेयर है, लेकिन इनका भी है। तो इनका जितना भी हक है उसे हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है ये हम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, वहाँ लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी के नज़रिए से बनती है, ठीक है। इस कंपनी की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी, पहले ही बता देती हूँ मैं। सब्सिडरी कंपनी की अलग से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनती, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं होल्डिंग कंपनी की, एक तो इसकी अलग से बनेगी सेपरेट, सिर्फ ए लिमिटेड ओरिजिनल जो कंपनी है उसकी, ठीक है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी बैलेंस शीट। एक बनेगी ग्रुप की, पूरे एक होल्डिंग और उसकी जितनी सब्सिडरी है उनकी सबकी, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड, जिसमें इसकी सारी एसेट लाइबिलिटी और प्रॉफिट और इसकी सारी एसेट लाइबिलिटी और प्रॉफिट एक साथ दिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा इक्विटी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। दोबारा बता देती हूँ, इक्विटी का मतलब है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट, नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, यहाँ लिखा है ना नेट एसेट, या शेयर होल्डर्स फंड, उस पर जितना हक होता है उसे हम बोलते हैं इक्विटी। और अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर है तो उसका सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट पे जितना भी हक होता है जो उससे संबंधित है, जो जिसके ऊपर उसका हक है, उसे हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये तो बात हो गई इक्विटी क्या होती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड गुडविल या कैपिटल रिजर्व। देखो, आपकी कंपनी, आपकी अगर मान लीजिए बड़ी कंपनी है, आपने किसी दूसरी कंपनी को खरीदा है तो कुछ पैसे दिए होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बी लिमिटेड थी, उसके 10 शेयर होल्डर थे, 10 शेयर होल्डर में से 8 शेयर होल्डर्स ने मेरे को शेयर बेच दिए, तो इन 8 शेयर होल्डर को मैंने कुछ पैसे भी तो दिए होंगे, तभी तो इन्होंने मुझे शेयर बेचे, ठीक है। मैंने इनको कुछ ना कुछ पेमेंट करी होगी, इस पेमेंट से रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब मैं दोबारा बताती हूँ, एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा के चलना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है होल्डिंग कंपनी के नज़रिए से बनती है। मेन है होल्डिंग कंपनी, सब कुछ है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी उसके लिए काम करती है, सब्सिडरी कंपनी की मालिक होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी के सारे डिसीजन होल्डिंग कंपनी लेती है। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो होल्डिंग कंपनी के उससे बनती है, होल्डिंग कंपनी की बुक्स में बनती है, सब्सिडरी कंपनी के नहीं, ठीक है। फिलहाल हम उसकी बात करें, कंसोलिडेटेड जो भी बनेगी होल्डिंग कंपनी के नज़रिए से बनेगी। तो होल्डिंग कंपनी के नज़रिए से गुडविल क्या होगी और होल्डिंग कंपनी के नज़रिए से कैपिटल रिजर्व क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था ये भी होल्डिंग कंपनी के नज़रिए से था, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के पास ज़्यादा शेयर है, तो माइनॉरिटी किसके लिए, होल्डिंग कंपनी के लिए, वो बंदे, वो 2 लोग हमारे लिए माइनॉरिटी है, होल्डिंग के लिए, ठीक है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमारे नहीं है, वो 2 कोई और बंदे हैं, ठीक है, वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके, वो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, इसलिए वो हमारी कंपनी का पार्ट नहीं है, वो अलग है। लेकिन सब्सिडरी कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो हमारा हो गए, वो अब हमारी कंपनी का हिस्सा हो गए, क्योंकि हमने उसको कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। तो एम्प्लॉइज हमारी कंपनी के हिस्से हो गए, लेकिन वो शेयर होल्डर हैं, वो भी मालिक है, 2 जने, बस 2 ही हैं, वो हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं है, बस वो 2 अलग शेयर होल्डर है, ठीक है। तो उनका जो भी एसेट पे हक बनता है वो उनको देना पड़ेगा हमें। ओके, अब ये जो 8 शेयर होल्डर्स थे, इससे हमने खरीदा, कंपनी खरीदी, कंपनी की एसेट खरीदी, शेयर्स खरीदे, जो भी खरीदा। अब 2 सिचुएशंस होती हैं, अगर होल्डिंग कंपनी शेयर्स की फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा देती है तो उसे हम कहते हैं गुडविल, ठीक है। गुडविल वाला चैप्टर मैंने आपको कराया था, तो मैंने आपको आई थिंक ये बताया था। देखो, अगर कोई किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है, किसी कंपनी की, एक एग्जाम्पल है बिल्कुल सिंपल सा, 10 रुपये है, उसकी कीमत 10 रुपये है, उसकी सारी एसेट वैसेट सब मिला के उसके शेयर्स वगैरह की कीमत 10 रुपये है, ठीक है।
अगर मैं इसको खरीदने के लिए 12 रुपए दे रही हूं तो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा मैं किस लिए दे रही हूं? किस बात के 2 रुपए एक्स्ट्रा? ऑब्वियस सी बात है, ख्याति के, गुडविल के, कि पहले से ये कंपनी काम कर रही है, इसका नाम है, इसके पास कस्टमर्स है, इसके पास मार्केट है, वो सारी चीज़ें हैं। अब आगे आने वाले 1 या 2 साल तक वो कंपनी जो भी कमाएगी अपने पहले से बनाई हुई गुडविल के हिसाब से मुझे कमा के देगी, जो भी प्रॉफिट कमा के मुझे देगी। ठीक है, फिर 1-2 साल के बाद लोग जानने लगेंगे कि अच्छा हाँ, असल में अब ये बी लिमिटेड जो है ये तो ए लिमिटेड बन गई है। ठीक है, तो तब मेरे नाम से वो कमाने लगेगी। लेकिन उससे पहले तो उसकी अपनी गुडविल भी तो है ना, ख्याति है। तो वो जो एक्स्ट्रा रुपये आप दे रहे हो किसी कंपनी को, उसकी गुडविल की वजह से दे रहे हो। तो इसी तरीके से अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को खरीदती है, उसके शेयर्स खरीदती है, और वो उस शेयर्स की फेस वैल्यू से ज़्यादा उनको पैसा देती है खरीदने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल करने की कॉस्ट ये है। ठीक है, ओके। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी जिसको भी वो खरीद रही है, छोटी कंपनी, उसकी शेयर्स की वैल्यू से कम पैसे पे करती है, तो जो भी डिफरेंस है इसको हम कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे। कैपिटल प्रॉफिट किसके लिए? होल्डिंग कंपनी के लिए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें होल्डिंग कंपनी की नज़रिए से कर रहे हैं। ठीक है, किसी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपये और मैंने उसको खरीदा 8 रुपये में, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। इस प्रॉफिट को कहते हैं हम कैपिटल प्रॉफिट। एसेट खरीदते समय जो भी प्रॉफिट होता है कैपिटल प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, तो ये मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट हुआ। कैपिटल प्रॉफिट जाता है हमेशा कैपिटल रिजर्व में, जिसे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब होता है? ठीक है, इसके अलावा ओके, इसके अलावा आई थिंक जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी ना, उसके साथ साथ ही आपको बताऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, प्रैक्टिकल पे उसका ज़्यादा ज़रूरी है। चलो एक बार ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे वापस आते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में मैं इसके थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके बताती हूँ। 3 पॉइंट हैं इसके। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम समझ गए कि सब्सिडरी कंपनी जो है उसकी नेट एसेट पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो हक होता है। ठीक है, अब ये हक ना 3 चीज़ों पे होता है। पहली चीज़, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, राम के पास सब्सिडरी कंपनी के अभी भी 500 शेयर हैं। इन शेयर्स के ऊपर राम का हक है। ये शेयर कैपिटल का हिस्सा है, यानी इस शेयर कैपिटल में राम का 500 शेयर के, मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर है, तो 5,000 रुपये के बराबर का हक है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल पे हक। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं, जो भी रिजर्व बनाए गए होंगे, उस पर भी इनका हक होगा। ये शेयर होल्डर है भी, रिजर्व पे भी हक होगा। और तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट के ऊपर भी इन शेयर होल्डर्स का हक है। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3 तरीके का 3 होते हैं। शेयर कैपिटल पे भी इनका हिस्सा होता है, रिजर्व्स में भी इनका हिस्सा होता है, इनके पास शेयर्स हैं उसके प्रोपोर्शनेट में, और प्रॉफिट पे भी इनका हिस्सा होता है। शेयर होल्डर है, इनको डिविडेंड भी तो मिलेगा ना, और डिविडेंड किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट में से दिया जाता है, याद होगा। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे इनका हक होता है। और अब आते हैं हम अगले मीनिंग के ऊपर, जो यहीं से स्टार्ट होगा। रिजर्व्स, 2 रिजर्व्स के ऊपर, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। अब ये प्री और पोस्ट का क्या मतलब है? प्री एक्विजिशन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसके बाद जो है कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करने के बाद का टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे 15 सितंबर 2010 को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर किया, यानी खरीद लिया।
ठीक है। तो इस 15 सितंबर से पहले का टाइम प्री एक्विजिशन पीरियड होता है और इस 15 सितंबर के बाद का टाइम पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होता है। तो बी लिमिटेड तो पहले से ही काम कर रही थी, तो यानी उसके पास इससे पहले भी रिजर्व थे और इससे पहले भी उसने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। इन दोनों पे, प्री वाले पे भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हक है, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स तो पहले से ही हैं उस कंपनी में। बी लिमिटेड में के राम और श्याम तो मेरे उस कंपनी को खरीदने से पहले से शेयर होल्डर हैं, ठीक है। तो प्री वाले पीरियड का भी जो रिजर्व है या प्रॉफिट है उस पर उनका हक है, और मेरे खरीदने के बाद भी वो अभी भी शेयर होल्डर है, तो बाद का जो भी रिजर्व बनेगा और बाद का जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर भी उनका हक होगा। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जो कंपनी को एक्वायर करने से पहले का होता है, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वो पीरियड होता है जो कंपनी को एक्वायर करने के बाद का होता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते जाएंगे ना उसी टाइम पे करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारा मेन चीज़ है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता है क्या होती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 स्टेटमेंट होती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आपकी वित्तीय स्थिति को बताती है, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये बताती है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मिलान की हुई, मिलाई हुई, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एक ग्रुप की, और ग्रुप का क्या मतलब होता है, होल्डिंग कंपनी और इसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उन सबकी एक साथ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, ठीक है। इन सबकी एसेट को जोड़ के, इन सबकी लाइबिलिटी को जोड़ के, इन सबके प्रॉफिट को या इन सबके लॉस को एक साथ जोड़ के जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। होल्डिंग कंपनी को 2 टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं। एक तो इसकी खुद की अलग से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें सिर्फ होल्डिंग कंपनी की एसेट, होल्डिंग कंपनी की लाइबिलिटी, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट या लॉस होते हैं। एक बनाती है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पूरे ग्रुप की इकट्ठी एसेट, लाइबिलिटी और प्रॉफिट या लॉस का लेखा जोखा, एक्सपेंसेस का और इनकम का लेखा जोखा होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप प्रेजेंटेड, जो होल्डिंग कंपनी प्रेजेंट करती है, ठीक है, एज दोज ऑफ ए सिंगल एंटरप्राइज, एक सिंगल एंटरप्राइज की तरह, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लीजिए आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना रहे हो, तो जो भी होल्डिंग कंपनी है, हमारे केस में ए लिमिटेड है, ठीक है, तो वो जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो ए लिमिटेड की बनेगी, क्योंकि भले ही इसकी सब्सिडरी है, ये बी लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है, ये डी लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन ये सारा किसका हिस्सा है, ए लिमिटेड का। तो एज अ सिंगल एंटरप्राइज ए लिमिटेड अपना पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जिसमें इसकी और इसकी जितनी भी सब्सिडरी हैं सबकी एसेट एक साथ दिखाई जाएंगी जोड़ के, लाइबिलिटी जोड़ के दिखाई जाएगी, प्रॉफिट दिखाया जाएगा, एक्सपेंसेस जोड़ के दिखाए जाएंगे और इनकम सबकी जोड़ के दिखाई जाएगी, ठीक है। टू शो द, क्या दिखाने के लिए बनाते हैं हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब टोटल एसेट जो इन सबके पास है, इन सबकी टोटल एसेट मिला के, लाइबिलिटीज जो इन सबकी टोटल है, ठीक है, और इन सबका रिजल्ट प्रॉफिट है या लॉस है, सबका। मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, इसने 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया, सी ने 500 रुपये का लॉस करा पिछले साल और डी ने 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। टोटल रिजल्ट क्या रहा, 20 + 200 + 1,000 - 500, ठीक है। तो 21,200 - 500, ये रहा इनका टोटल रिजल्ट, 20,700 रुपये। ये हो गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। हम अपने चैप्टर के लिए जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वैसे तो काफ़ी सारी होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी कंसोलिडेटेड बन सकता है, लेकिन हमें सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्या परफॉर्मा रहेगा ये मैं कल वाले लेक्चर में बताऊंगी, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी अपना स्टार्ट कर लेंगे। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ जो टर्म्स जो हम यूज़ करें, क्योंकि आपको याद रखनी है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखें माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लाइबिलिटी साइड पे दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है। वो किस होल्डिंग कंपनी ने, मैंने इस बी लिमिटेड के 4000 शेयर खरीदे, ठीक है, तो उन 4000 शेयर के बदले मुझे डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन मान लो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ने टोटल 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब इस 20,000 में से डिविडेंड के तौर पे ए लिमिटेड को पैसा मिलेगा, मुझे मिलेगा, ठीक है, मेरे शेयर होल्डिंग के हिसाब से 4000 के हिसाब से, लेकिन कुछ राम को भी मिलेगा और कुछ शाम को भी मिलेगा। तो ये जो राम और शाम को जा रहा है, होल्डिंग कंपनी मैं हूँ, बी लिमिटेड मैंने खरीद ली, ये मेरी कंपनी का हिस्सा बन गई, लेकिन राम और शाम अभी भी इसके शेयर होल्डर है, मैं इसको नकार नहीं सकती जब तक ये अपने शेयर नहीं बेचते। ये अभी भी शेयर होल्डर है, लेकिन ये आउटसाइडर है, बाहर से है, ठीक है, तो इनको मुझे देना पड़ेगा इनका हिस्सा, ठीक है, तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मुझे वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लाइबिलिटी साइड पे दिखाना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मुझे पता होना चाहिए क्या होता है, तभी मैं निकाल पाऊंगी। इक्विटी क्या होती है मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं अपना हिस्सा निकाल पाऊंगी उस सब होल्डिंग के अंदर, सब्सिडरी के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम ये जो बेसिक मीनिंग है, जो चीज़ें हैं, इनका हमने डेफिनेशन देखी है कि क्या मतलब होता है, किस चीज़ से हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, कल से हम स्टार्ट कर देंगे। और एक और चीज़, वैसे तो आई थिंक यूट्यूब के ज़रिए जो है मेरे हिसाब से तो ठीक से लेक्चर हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, आप कभी भी उसको खोल के देख सकते हैं, 5 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, कितनी बार देख सकते हैं। लाइव लेक्चर का ये फ़ायदा है कि उसमें आपका जो है, आप मुझे उसी वक्त फीडबैक दे सकते हो। तो लाइव लेक्चर भी हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। हालांकि मुझे मालूम है सबके पास फ़ोन नहीं है अपने, हो सकता है अपना लेक्चर का टाइम 10:30 होता है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 10:30 बजे अवेलेबल ना हो, ठीक है। फिर भी हम एक बार लाइव वाला भी करके देखेंगे, कब होगा वो मैं आपको पहले से बता दूंगी, लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल हम यूट्यूब के थ्रू ही मेन अपना जो रहेगा पढ़ाई का, वो यूट्यूब के थ्रू रहेगा। अगर लाइव वाला अच्छा हो जाता है तो फिर हम लाइव वाला कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।